सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AF4, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं। आप लोग जानते ही हैं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंटों की संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है जैसलमेर। ठीक है, इन चारों जिलों में से बताइए कौन से जिले में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है। बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? गाय पाए जाते हैं। कितना? 1.9 मिलियन। ठीक है, इतनी गायें कहाँ पाई जाती हैं? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर। जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में सर्वाधिक संख्या भैंस की पाई जाती है। ठीक है, 1.2 मिलियन इतनी संख्या भैंसों की जयपुर में। बात करते हैं बाड़मेर में। बाड़मेर जिले में क्या पाई जाती हैं? भेड़ पाई जाती हैं व बकरियाँ। ठीक है, भेड़ और बकरियों की संख्या सर्वाधिक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं ऊँट की। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ऊँटों की संख्या सर्वाधिक राजस्थान के अंदर किस जिले में पाई जाती है, तो हो जाएगा जैसलमेर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। जैसलमेर में ऊँटों की संख्या 34.4 मिलियन। ठीक है, इतनी संख्या सिर्फ जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि जैसलमेर जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अधिक पके केले में सुगंध किस कारण आती है। पहला ऑप्शन है डाई एलिल डाई प्रोपाइल डाई सल्फाइड, दूसरा है आइसोपेंटानॉल, तीसरा है हेक्सानॉल, चौथा है एथिलीन। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डाई एलिल डाई प्रोपाइल डाई सल्फाइड किस में होती है? ये गंध जो आती है लहसुन के अंदर आती है। ठीक है, इसके कारण लहसुन में गंध आती है, ये आप याद रखेंगे। आइसोपेंटानॉल जो होता है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि अधिक पके हुए केले में सुगंध किसके कारण आती है? आइसोपेंटानॉल के कारण आ जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हेक्सानॉल जो कच्चे केले होते हैं उसमें जो सुगंध आती है वो हेक्सानॉल के कारण आती है। ठीक है, कच्चे केले में, कच्चे केले के अंदर जो सुगंध आती है वो हेक्सानॉल के कारण आती है। और एथिनील क्या होता है? एलिथीन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो लहसुन के अंदर पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि आइसोपेंटानॉल। ठीक है, सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निचली भूमि वाली धान की नमी का उपयोग करने के लिए जब कोई फसल लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, दियारा खेती कहते हैं, पायरा खेती कहते हैं, जीवाश्म खेती कहते हैं या झूम खेती कहते हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको पायरा फसलें कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पायरा फसलें कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। दियारा खेती किसे कहते हैं? यानी कि जहां पर तालाब होता है, नदी होती है, जब उसका पानी सूख जाता है, सूखने के बाद उस स्थान पर खेती करने को क्या कहते हैं? दियारा खेती कहते हैं। ठीक है, और जीवाश्म खेती किसे कहते हैं? यानी कि कृत्रिम रसायन वर्जित होता है, इसमें कृत्रिम रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसी खेती को क्या कहते हैं? जीवाश्म खेती कहा जाता है। और झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती यानी कि स्थानांतरित खेती कहते हैं। एक स्थान पर खेती कर ली, उसके बाद उस स्थान पर हम फसल नहीं लगाएंगे, दूसरे किसी स्थान पर फिर मतलब वहाँ पर फसलों को लगाना स्थानांतरित खेती कहलाता है। ठीक है, अदल बदल कर किया जाता है। इसमें अधिकतर जंगलों को काट कर उस स्थान पर खेती करना झूम खेती कहलाती है, जैसे मिजोरम वगैरह में की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आंवले में कसेलापन होता है। ठीक है, आपको बताना है आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है? मैलिक अम्ल, कैफीन, टैनिन या ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल में जो सुगंध आती है किस में आती है? कौन से फल में? सेब के अंदर। ठीक है, मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। कैफीन किस में पाया जाता है? चाय में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और कॉफ़ी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कॉफ़ी में और चाय के अंदर कैफीन पाया जाता है। टैनिन किस में पाया जाता है? ठीक है, टैनिन या फिनोल, इसको फिनोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाया जाता है आंवले में जो कसेलापन आता है वो टैनिन के कारण आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल
ये पालक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है? पालक के अंदर। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टेनिन जो होता है आंवले में कसैलापन आता है। कैफीन चाय और कॉफ़ी मिलता है। और मैलिक अम्ल जो होता है सेब के अंदर पाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी टेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे संबंधित। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। विश्व में भेड़ की किस नस्ल से महीनतम ऊन प्राप्त की जाती है? ठीक है, आपको बताना है विश्व में भेड़ की किस नस्ल में महीनतम ऊन प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है गद्दी, दूसरा है चोकला, तीसरा है बीकानेरी, चौथा मेरिनो। इन चारों में से बताना कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मेरिनो। ठीक है, विश्व का 80% जो है ऊन इसी नस्ल से प्राप्त होता है, मेरिनो से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान की बात कर लेते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान जो मेरिनो का स्पेन माना गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो नर होते हैं, नर में घुमावदार सींग होता है। ठीक है, घुमावदार सींग होता है। और मादा जो होती है ये सींग रहित होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, सींग रहित होती है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो ये भेड़ है मेरिनो, इसके गर्दन पे सलवटें पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की देख सकते हैं सलवटें पाई जाती हैं। और इसकी एक खासियत होती है पूरे शरीर पर इसके ऊन पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और बात कर लेते हैं उसके अलावा गद्दी की। गद्दी कहाँ की है? ये जो भेड़ है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाली जाती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है गद्दी। उसके बाद बात कर लेते हैं चोकला की। इसको राजस्थान की या भारत की, ठीक है, मेरिनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत चोकला जो नस्ल है इसको भारत की मेरिनो कहा जाता है या राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली जो नस्ल है वो चोकला नस्ल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बीकानेरी की। बीकानेरी जो नस्ल है भेड़ की, ये कारपेट उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन मानी गई है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला मेरिनो। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कृत्रिम वर्षा के दौरान गर्म बादलों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कृत्रिम वर्षा के दौरान गर्म बादलों के लिए उपयोग किया जाता है एजीएल, NaCl या दोनों या बर्फ। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होने वाला है यानी कि दोनों। एजीएल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, और NaCl का भी प्रयोग करते हैं, इन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, यहाँ पर चैनल का नाम देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, ग्रीक से हुई है, लैटिन से हुई है, इंग्लिश से हुई या पार्शियन से हुई। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 6 किलो दूध उत्पादन के लिए गाय को आवश्यक दानों की मात्रा किलोग्राम में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1 से 1.5 किलोग्राम, दूसरा है 2 से 2.5 किलोग्राम, तीसरा है 3 से 3.5 किलोग्राम, चौथा है 5 से 6 किलोग्राम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 2 से लेके 2.5 किलोग्राम, यानी कि सेकेंड वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सबसे कम सिंचाई दक्षता होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कुड़ विधि से, दूसरा है बाढ़ विधि से, तीसरा क्यारी विधि से, चौथा है फुहारा विधि से। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाढ़ विधि से। ठीक है, तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस में होता है, तो सबसे अधिक जो सिंचाई दक्षता है वो ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा सिंचाई दक्षता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सेब में पाए जाने वाला मुख्य अम्ल कौन सा होता है? टार्टेरिक अम्ल होता है, पामीटिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है या साइट्रिक अम्ल होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन से, टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद पामेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? पाम वाले जितने प्लांट होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे नारियल वगैरह हो गया। ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये सेब में पाए जाने वाला मुख्य अम्ल जो होता है
वो मैलिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल जानते हैं इसके बारे में, सिट्रस से संबंधित जितने भी फ्रूट्स आते हैं, चाहे नींबू हो, संतरा, ठीक है, माल्टा, चकोतरा, इन सब में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैलिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गिर नस्ल की मुख्य विशेषता होती है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है बैल तेज दौड़ने वाले होते हैं, दूसरा कान पत्तों की तरह लटकते हुए होते हैं, सींग अर्धचंद्राकार होते हैं, या दूसरा या तीसरा सही है। इसमें से बताना कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं, ये जो नस्ल आप देख रहे हैं ये गिर नस्ल है, ठीक है, गिर नस्ल है। और इसको क्या कहते हैं, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, गुजरात, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, गुजरात माना गया है, ये आप याद रखेंगे। और राजस्थान में इसको रेंडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर इसको रेंडी के नाम से जाना जाता है, और अजमेर में भी इसको मुख्य रूप से पाली जाती है। और इस नस्ल को देसान का नाम, देसान भी कहते हैं, ठीक है। इस नस्ल को क्या कहते हैं, देसान के नाम से भी जाना जाता है, और भाईमान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भाईमान के नाम से भी जाना जाता है इस नस्ल को। और यहाँ पे देख सकते हैं तो गिर नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है, बैल तेज दौड़ने वाले होते हैं, एकदम नहीं, ये गलत है। बैल जो तेज दौड़ने वाले होते हैं वो नागौरी जो नस्ल होती है उनकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। नागौरी जो नस्ल होती है उनके बैल काफ़ी तेज़ी से दौड़ने वाले होते हैं। दूसरा ऑप्शन, कान पत्तों की तरह लटके हुए होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कान इसके पत्तों की तरह लटके हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सींग अर्धचंद्राकार होते हैं, तो सींग भी देख सकते हैं अर्धचंद्राकार है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 3 दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि ये भी हमारा सही है, कान पत्तों की तरह लटके हुए, सींग अर्धचंद्राकार, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा यानी कि 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, ठीक है। इसमें से बताना है, रेतीली हो गई, रेतीली दोमट हो गई, चिकनी हो गई, या चिकनी दोमट, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल धारण क्षमता अधिक सबसे ज़्यादा किस में होती है, चिकनी मिट्टी में होती है, ठीक है। ये याद रखेंगे इसमें। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें चिकनी जो मिट्टी होती है इसमें कौन कौन सी क्रॉप लगाते हैं, एक धान लगाते हैं और जूट लगाते हैं, ये अधिकतर मुख्य रूप से लगाई जाती है। बात कर लेते हैं रेतीली में कम जल धारण क्षमता पाई जाती है, ठीक है। कम जल धारण क्षमता किस में पाई जाती है, वो हो जाएगी रेतीली में, ये भी आप याद रखेंगे। और अधिक किस में पाई जाती है, वो हो जाएगी चिकनी मिट्टी में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 करा फलों को नमक के पानी में सुरक्षित रखने को कहते हैं, निर्जलीकरण, डिब्बाबंदी, गमिंग करना, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निर्जलीकरण किसे कहते हैं, यानी कि सुखाने को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है। सुखाना यानी कि निर्जलीकरण करना। और डिब्बाबंदी के जनक कौन है, निकोलस एपर्ट को कहा जाता है, ठीक है। निकोलस एपर्ट को डिब्बाबंदी के जनक कहा जाता है। गमिंग करना क्या होता है, यानी कि फलों को नमक के पानी में सुरक्षित रखने को क्या कहते हैं, गमिंग कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गमिंग करना, इसमें सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मुर्गी की वह नस्ल जो स्पेन में पाई जाती है, ठीक है। आपको बताना जिसका उत्पत्ति स्थान स्पेन माना गया है, स्पेन के अंदर पाई जाती है। पहला है लेगहॉर्न के बारे में जानते हैं। लेगहॉर्न यानी कि सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी माना जाता है, वाइट लेगहॉर्न इसको कहते हैं। ये मेडिटेरियन वर्ग की इसको वर्ग में रखा जाता है। ये इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ठीक है। लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थान इटली हो जाएगा। मिनोरका की बात कर लेते हैं। मिनोरका ये भी स्पेन इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि मिनोरका जो है ये उत्पत्ति स्थान स्पेन के अंदर पाई जाती है, या इसका उत्पत्ति स्थान माना गया। रेड आइसलैंड रेड, ये कहाँ का, अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका की नस्ल है, ठीक है, अमेरिका की नस्ल है। उसके बाद रेड कार्निस जो है इंग्लैंड की है, ठीक है। कहाँ की है, इंग्लैंड की इसके उत्पत्ति स्थान माना गया है रेड कार्निस, जो कि एक लड़ाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मनोरंजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं रेड कार्निस को। और मिनोरका जो नस्ल है ये अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है, यानी कि 150 अंडे प्रति वर्ष अंडे उत्पादन करती है। और
जो वाइट लेग हॉर्न है ये सबसे ज़्यादा विश्व में अंडे उत्पादन करने वाली नस्ल मानी जाती है। और रोड आइलैंड रेड जो है ये जो नस्ल है ये यानी कि द्विप्रयोजनी, इसका मांस उत्पादन के लिए और अंडा उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि मिनोरका, इसका उत्पत्ति स्थान स्पेन माना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, राजस्थान की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को, इंदिरा गांधी नहर को, चंबल नदी को या सोन नदी को? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इंदिरा गांधी नहर को क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, ठीक है, गंगानगर और कौन सा? हनुमानगढ़, ठीक है, ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है इन दोनों में सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है इंदिरा गांधी नहर से। ठीक है, तो ये जो नहर है इंदिरा गांधी नहर जो है 690 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, 690 किलोमीटर लंबी नहर है, इसलिए राजस्थान की क्या कहते हैं? जीवन रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा फल वृक्षों में फलन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आपको बताना है फल वृक्षों में फलन के लिए उत्तरदायी होता है कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करता है। ठीक है, वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन उत्तरदायी होता है। अब बात कर लेते हैं सल्फर की। सल्फर के बारे में जानते हैं, तिलहनी फसलें जितनी भी होती हैं उसके अंदर तेल की मात्रा बढ़ाने में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तिलहनी फसलों में सल्फर का प्रयोग अधिक रूप से किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस जड़ों की वृद्धि में उपयोगी साबित होता है। ठीक है, जड़ों की वृद्धि में उपयोगी साबित होता है और उसका फास्फोरस का उपयोग जड़ों की वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा उपयोग करने को देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा खोवा में जल प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना खोवा के अंदर, ये खोवा देख सकते हैं, इसके अंदर जल प्रतिशत कितनी मात्रा में पाया जाता है? 25 से 28%, 34 से 36%, 80 से 90% या 16%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खोवा के अंदर जल की मात्रा पाई जाती है 25 से 28%। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पनीर के अंदर जल की मात्रा पाई जाती है 34 से लेके 36%। ठीक है, पनीर के अंदर। अब बात कर लेते हैं 80 से 90% जल जो पाया जाता है ये दूध के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और मक्खन के अंदर जो जल पाया जाता है वो पाया जाता है 16%। और घी के अंदर जानते हैं, घी के अंदर जल की मात्रा 0.5% से कम पाई जाती है। ये सब ऑप्शनों को आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करें मृदा में जल के द्वारा घुलनशील पदार्थों के निष्कासन को कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं, अंतःस्पंदन कहते हैं, अंतःस्रावण कहते हैं या रिसाव कहते हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उसको क्या कहते हैं? निक्षालन कहा जाता है या कह सकते हैं लीचिंग। ठीक है, इंग्लिश में इसको लीचिंग कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मृदा से जल के द्वारा घुलनशील पदार्थों के निष्कासन को क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं या लीचिंग कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पुष्कर यानी कि अजमेर में व्यावसायिक खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? गेंदा की, गुलाब की, मोगरा की, चमेली की। इन चारों में से बताइए पुष्कर जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर किसकी व्यावसायिक खेती की जाती है? यहाँ पे खेती देख सकते हैं, ये व्यावसायिक खेती की हुई है। तो किस चीज़ की कल्टीवेशन है तो आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गुलाब। आज पुष्कर जो है अजमेर, यहाँ पे गुलाब की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गाय के शरीर का भार मुख्यतः किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आपको बताना गाय का शरीर का भार मुख्य रूप से किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहला है शेफर का सूत्र, दूसरा है मलिक का सूत्र, तीसरा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का सूत्र, चौथा ऑप्शन है अग्रवाल सूत्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गाय के शरीर का भार जो
किस सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं? शेफर सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, उसके बाद यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई, इस प्रकार इसको निकाल लिया जाता है। तो ये शेफर के सूत्र द्वारा गाय के शरीर का भार ज्ञात किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मलिक का सूत्र। मलिक का सूत्र जो भैंस होती है, ठीक है, उसके शरीर भार का ज्ञात करने का सूत्र क्या कहलाता है? मलिक का सूत्र कहलाता है। ठीक है, और जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार सूत्र है, तो ये जो हरियाणवी नस्ल है, ठीक है, हरियाणवी जो नस्लें होती हैं, तो उस गाय की उसके शरीर भार ज्ञात करने का सूत्र इससे निकाला जाता है। अग्रवाल सूत्र जो है यानी कि गाय और भैंस, ठीक है, दोनों के लिए ये माना गया है। ठीक है, उसके गाय और भैंस दोनों का शरीर भार ज्ञात करने का सूत्र माना जाता है अग्रवाल सूत्र। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि शेफर का सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रंध्रों को बंद रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला रसायन कौन सा है? केओलिन है, साइकोसेल है, हेक्साडेकेनोल है या पीएमए है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीएमए को क्या कहते हैं? फिनाइल मार्क्यूरिक एसीटेट कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं केओलिन के बारे में, यानी कि प्रकाश की किरणों को परिवर्तित करना। ठीक है, किसका काम होता है? केओलिन का होता है। ये तो हमारा आंसर का क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। उसके बाद साइकोसेल के बाद बात कर लेते हैं। ये एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है? वृद्धि नियामक हार्मोन है। ठीक है, साइकोसेल क्या है? वृद्धि नियामक हार्मोन्स होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हेक्साडेकेनोल। हेक्साडेकेनोल जो होता है पत्तियों में क्या करता है? परत का निर्माण करता है। ठीक है, पत्तियों को परत के रूप में बनाता है, उसका निर्माण करने में भूमिका निभाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पीएमए यानी कि फिनाइल मार्क्यूरिक एसीटेट। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो इसको रंध्रों को बंद रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा? पीएमए यानी कि फिनाइल मार्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बैगन में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? ठीक है, यहाँ पे बैगन का प्लांट देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको बताना है कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है। सेपोनिन पाया जाता है, LIC पाया जाता है या सोलेसिडीन पाया जाता है या ओलियोरेंजिन पाया जाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेपोनिन किस में पाया जाता है विषैला तत्व? तो ये टमाटर के अंदर पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। LIC किस में पाया जाता है? ये लहसुन के अंदर जीवाणु रोधी तत्व है। ठीक है, कैसा तत्व है? जीवाणु रोधी तत्व है। जीवाणु रोधी तत्व है, किसके अंदर पाया जाता है? लहसुन के अंदर पाया जाता है। सोलेसिडीन किस में पाया जाता है? तो ये बैगन में एक विषैला तत्व पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? सोलेसिडीन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सोलेसिडीन। और ओलियोरेंजिन किस में पाया जाता है? ये जानते हैं मिर्च के अंदर पाया जाता है विषैला तत्व। तो आइए आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दूध में औसतन लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, दूध के अंदर बताना है लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.10%, 0.7%, 0.13%, 0.14%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा यानी कि दूध के अंदर जो लैक्टिक अम्ल पाई जाती है 0.10% पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। और दही की बात करेंगे तो दही के अंदर 0.7% दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये दही का आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मल्चिंग विधि में प्रयोग निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, मृदा ताप को नियंत्रित करता है, सतह पर रन ऑफ अवरुद्ध होता है, तीसरा है वर्षा की तनिष्ठता कम होता है या उपरोक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है गुलाब का बॉटनिकल नेम क्या है? रोजा इंडिका, पेपेवर सोमनिफेरम या सोलेनम मेलेंजेना या सोलेनम ट्यूबरेशम। इन चारों में से बताइए कौन सा गुलाब का बॉटनिकल नेम हो जाएगा। तो बॉटनिकल नेम
गुलाब का हो जाएगा रोजा इंडिका। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पेपेवर सोम्निफेरम, ये अफीम का बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, अफीम का बॉटनिकल नेम हो जाएगा। ये हो जाएगा बैगन का बॉटनिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आलू का हो जाएगा। इन चारों ऑप्शनों को भी हम चर्चा कर लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, यहाँ पर चैनल का नाम देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर जाइए और जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उन प्लेलिस्ट को आप एक एक करके सभी वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। सभी लोगों को धन्यवाद।